तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं आज के लेक्चर में? आज के लेक्चर में हम लोग को पढ़ना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, फॉर्मूला मास, मॉलिक्यूलर फार्मूला या मॉलिक्यूलर मास कह सकते हैं। मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला मास, मोलर मास और मोल कंसेप्ट, ये चीज़ें पढ़ना है। ठीक है, ये चीज़ पढ़ना है। और हम लोगों ने पिछले लेक्चर में क्या बनाया था? केमिकल फार्मूला बनाना सीखा था। ठीक है, केमिकल फार्मूला बनाना सीखा था। फॉर एग्जांपल जैसे हमने सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल लेते हैं। इस पर प्लस चार्ज आया था, है ना, या फिर क्या ऐसे Cl लिख दिए, इसके ऊपर +1 चार्ज, इस पर -1 चार्ज, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, क्या बन गया? NaCl। ये एक फार्मूला बन गया। ठीक है, आयनिक बंधन बन गया। इसी तरह के अलग अलग कंपाउंड जिन उनमें हम लोग देखा था कि जरूरी नहीं है कि चार्ज आए तभी कंपाउंड बने। जैसे CH4 है ना, इस पर तो कोई चार्ज नहीं है। C6H12O6 ग्लूकोज, जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्लूकोज। इस पर भी तो कोई चार्ज नहीं है, चार्ज लाने की जरूरत नहीं है ना, कोई आयनिक बंधन तो नहीं है, कोवलेंट बॉन्डिंग के थ्रू बन गया। तो इस तरीके से मेरा बताने का पर्पज क्या था कि हम लोग अलग अलग तरह के कंपाउंड के क्या निकालते रहते हैं हम लोग? मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला मास, और क्या निकालते रहते हैं? मोलर मास। ठीक है, हम लोग इस 4 मॉलिक्यूल को लेके चलते हैं। 5 मॉलिक्यूल है, 5 मॉलिक्यूल को लेके चलते हैं, समझते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हुआ, केमिकल फार्मूला क्या हुआ, मॉलिक्यूलर मास क्या हुआ, फार्मूला मास क्या हुआ, मोलर मास क्या हुआ। ये हम लोग समझेंगे आज के लेक्चर में। तो मॉलिक्यूलर मास का क्या मतलब हुआ? मॉलिक्यूलर मास का मतलब है कि हाइड्रोजन के जितने भी एक एटम का मास है, एटॉमिक मास है, उसके एटॉमिक मास को जोड़ दो। यानी इसमें एक 2 एटम है, हाइड्रोजन में 2 है, एक एटॉमिक मास का 1 आता है ना, एक U, तो 2 है तो कितना हो जाएगा? 2 से गुणा कर देंगे तो 2U हो जाएगा। इसका मतलब इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया? 2U। बात करते हैं इसकी, तो क्या है? 1U एक हाइड्रोजन का 2 गो है, और ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16U, एक ऑक्सीजन का 16। तो कितना हो गया? ये कितना हो गया? 2 + 16U बराबर 18U। देखो U का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? यूनिफाइड मास। U का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? यूनिफाइड मास। ठीक है, अब NaCl की बात करते हैं। NaCl का एक सोडियम का कितना मॉलिक्यूलर मास होता है? 23U प्लस क्लोरीन का 35.5U। कितना हो गया? इसका टोटल करोगे तो 5 3 8 3 2 5 58.5 म्यू NaCl का मॉलिक्यूलर मास हो गया। इसी तरह मीथेन का बात करें तो एक कार्बन का 12U प्लस एक हाइड्रोजन का U, और कितने? 4 हाइड्रोजन है, तो इस तरीके से तो 12U प्लस 4U कितने हो गए? बराबर कितने हो गए? 16U। यानी एक मीथेन का मॉलिक्यूलर मास कितना हो? 16U। अब इसके ग्लूकोज की निकालते हैं, है ना। 12U एक कार्बन का, इसी तरह 6 कार्बन है तो 6 से गुना कर देंगे, प्लस 1U एक हाइड्रोजन का 12 गो हाइड्रोजन है, प्लस एक ऑक्सीजन का 16U, इसी तरह से 6 गो है। इसको कर दो, इसको कर देने पे क्या आएगा? 6 दूना 12, ऊपर गया 1, 6 के 12 छक 72, प्लस 12 प्लस 6 1 36, 3 6 3 12 6 6। अब इसको सबको जोड़ दो, 6 2 8 10, 9 1 10, 7 18, 180U। यानी क्या हम लोगों ने देखा कि जब ये सारे क्या कंपाउंड दिए हुए हैं, ये सारे क्या केमिकल फार्मूला कहे या कंपाउंड को? केमिकल फार्मूला कहें या कंपाउंड कहें, बात बराबर ही समझो। केमिकल फार्मूला कहें, ये सारा ये कंपाउंड दिया हुआ है या कंपाउंड दिया है। ठीक है, ये कंपाउंड सारा दिया, और इसका हमको मॉलिक्यूलर मास निकालता है। मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या हुआ कि इसका जितना भी वेट है ना, जितना भी मास है वो निकाल दिए। तो कैसे निकालते हैं?
इसमें जितने भी एटम आते हैं, जितने भी एलिमेंट आते हैं, जितने भी एलिमेंट के सारे मासों को जोड़ दो, इस कंपाउंड के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उनके सारे मासस को जोड़ दो, तो क्या निकल जाएगा? मॉलिक्यूलर मास। और मॉलिक्यूलर मास को किस में रिप्रेजेंट करते हैं? यू में। यानी मैं इन सारे को अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ, डायरेक्ट अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ? सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन का कितना है 2U, वाटर का कितना है 18U, NaCl का 58.5U, मीथेन का 16U और ग्लूकोज का 180। ये आया, ये क्या है? इनके मॉलिक्यूलर मास। सिंपल सी बात समझ में आ गया। मॉलिक्यूलर मास का मतलब, मॉलिक्यूलर मास को यू के रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसी मॉलिक्यूलर मास को कभी कभी हम लोग फॉर्मूला मास कहते हैं, ठीक है। इसी मॉलिक्यूलर मास को हम लोग फॉर्मूला मास कहते हैं। किस केस में? ये सारे क्या हुए? मॉलिक्यूलर मास हुए। लेकिन किस केस में फॉर्मूला मास कहेंगे? जब आयनिक कंपाउंड होगा, जब ये आयनिक कंपाउंड होगा, ठीक है। और आयनिक कंपाउंड कौन सा है? ये NaCl क्या है? आयनिक कंपाउंड है। और आयनिक कंपाउंड है तो इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास को ही क्या बोल देंगे? फॉर्मूला मास। यानी बोलेंगे कि आयनिक कंपाउंड के केस में मॉलिक्यूलर मास को ही क्या एक और नाम से बोला जाता है? फॉर्मूला मास, ठीक है। तो फॉर्मूला मास की जब बात करते हैं तो फॉर्मूला मास कुछ अंतर नहीं हुआ, यूनिट भी सेम है, लेकिन बस कंपाउंड आयनिक होगा तो फॉर्मूला मास, बाकी जनरल में मॉलिक्यूलर मास। यानी उसको बोलना है तो मॉलिक्यूलर मास बोले या फॉर्मूला में से बोले, बात बराबर चल के चलो, ले के चलो, उसमें कोई अंतर नहीं। अंतर क्या पड़ता है? मोलर मास में। अब मोलर मास की यूनिट क्या होती है? इसका तो यूनिट क्या आता है? म्यू। म्यू नहीं, यू का मतलब यूनिफाइड मास, ठीक है। अब मोलर मास की यूनिट क्या हो जाएगी? ग्राम पर मोल, ठीक है। अब इसका हमको मोलर मास निकालना तो क्या करना है? कुछ नहीं, सारे एलिमेंट के मासेस को जोड़ दो, यानी जितने भी मोलर मास है उसको क्या कर दो? बस यूनिट बदल दो, यानी 2 ग्राम पर मोल। यानी 1 मोल में क्या होगा? 2 ग्राम H2 होंगे। इसके इस फॉर्मूले के हिसाब से 18 ग्राम पर मोल, ये क्या हो गया? मोलर मास। उसी तरह 58.5 ग्राम पर मोल, है ना। ये हम लोग क्या लिख रहे हैं? अब मोलर मास लिख रहे हैं कि 1 मोल में कितना मास हो रहा है मीथेन का। 1 मोल में मीथेन का कितना मास? तो ये मास 180 ग्राम पर मोल। इतना समझ में आ गया। यानी मॉलिक्यूलर मास को यू में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसी मास को हम लोग ग्राम पर मोल में कह दिए तो वही क्या हो गया? मोलर मास हो गया। इतना समझ में आ गया। यानी इस लेक्चर में तुमको समझ में आ गया कि मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास के बीच में अंतर समझ में आ रहा होगा। और इससे क्लियर भी हो जाता है कि मॉलिक्यूलर मास क्या है? जितने भी कंपाउंड के अंदर एलिमेंट है उन सारे मासेस को जोड़ दो, और उसको अगर यू में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो मॉलिक्यूलर मास है, उसी को ग्राम पर मोल में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो मोलर मास है ना। अब फॉर्मूला मास स्पेशल केस हो गया, अगर आयनिक कंपाउंड है तो उसी मॉलिक्यूलर मास को हम लोग फॉर्मूला मास बोलते हैं। अब आते हैं मोल कंसेप्ट पे। मोल कंसेप्ट क्या बताता है? मोल कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और ऐसे भी समझ में आना चाहिए, क्योंकि केमिस्ट्री में मोल कंसेप्ट नहीं आए तो दिक्कत है। और हम लोग बहुत आसान तरीके से सीखेंगे मोल कंसेप्ट के बारे में। मोल कंसेप्ट का मतलब क्या हुआ? एक मोल का मतलब क्या हुआ? ठीक है, एक मोल का मतलब क्या हुआ? पहले दिमाग में आया कि एक मोल का मतलब क्या है, ठीक है। अब एक मोल का मतलब नहीं पता है, लेकिन हम समझते सोचते एक दर्जन का मतलब क्या है? एक डजन। एक डजन मतलब बोले क्या? इसका मतलब क्या है कि 12 गो। अब 12 गो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वो क्या डिपेंड करेगा? इस डजन के आगे क्या लिखा है। जैसे मैं कहूँ 1 डजन बनाना, है ना, 1 डजन पेन। इसका मतलब क्या हुआ कि 12 गो क्या है? बनाना है, और यहाँ पे क्या है? 12 गो पेन। यानी 1 दर्जन का मान जो है फिक्स है। 1 डजन का जो मान फिक्स है वो क्या है? वो 12 है। जैसे कहूँ 1 डजन, उसका मतलब क्या है? 12 है। 12 है, और 12 कुछ भी हो सकता है उसके आगे जो लगाएं। 1 डजन बनाना हो सकता है, 1 डजन पेन हो सकता है, 1 डजन कॉपी हो सकता है, इसी तरह से इत्यादि। तो एक मोल का वैल्यू क्या होता है? तो हम एक पहले इक्वेशन लिखेंगे, उसी इक्वेशन के हिसाब से हम लोग सारा चीज़ सोल्व कर लेंगे। उस पर सारा मोल कंसेप्ट का कोई फॉर्मूला हमको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, उसी से हो जाएगा। जैसे 1 मोल बराबर क्या हम लोग मानते हैं?
एक मोल का वैल्यू कितने बराबर 6.0022 इंटू 10⁻23। अब वो क्या हो सकता है, एटम्स भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, आयंस भी हो सकते हैं। इतना समझ में आ गया। और यही इसके किसके बराबर होगा, मोलर मास के बराबर होगा। यही किसके बराबर होगा, मोलर मास के बराबर होगा। और यही किसके बराबर होगा, अगर गैसियस कंडीशंस की बात करें तो 8 STP कंडीशंस क्या होगा, STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसके ऊपर किसी गैस का जो वॉल्यूम होगा ना 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करेगा, 22.4 लीटर एट STP। ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन, और इसी से सारे फार्मूला हम लोग ड्राइव करेंगे, इसी से सारे फार्मूला ड्राइव करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्या देखा था कि मोल कैसे निकालते हैं, मोल को एन से रिप्रेजेंट कर दिए, ठीक है। ये क्या है, मोल है। मोल को हम लोग किस से रिप्रेजेंट कर देते हैं, एन से। मोल को हम लोग एन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसके बाद आप लोगों ने फार्मूला देखा होगा, वेट डिवाइड बाय मोलर मास, जिसको कैपिटल एम से मोलर मास, कैपिटल एम और स्मॉलर। ये डब्ल्यू जो है क्या है, वेट है, गिवन वेट है या गिवन मास है, उसको स्मॉल एम से दिखाते हैं। ये वेट जो गिवन है इस तरीके से निकालते हैं, लेकिन हम इस सब फार्मूला को याद नहीं करेंगे, रटेंगे नहीं, इसी सब निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन दे, क्या दे, क्वेश्चन दे कि 2 ग्राम, अब बोल रहे कि 10 ग्राम H2 मॉलिक्यूल्स में कितने मोल होंगे, ये पूछ दिया है ना। अब ये पूछ दिया, अब इसका मोलर मास पहले निकालो, H2 का मोलर मास क्या है। H2 का मोलर मास कितना आएगा, 2 ग्राम पर मोल, यही आएगा। यानी एक, देखो 2 ग्राम में 2 ग्राम ऑफ H2 कितने मोल के बराबर है, 1 मोल के बराबर है। इतना समझ में आ गया। तो 10 ग्राम ऑफ H2 मॉलिक्यूल कितने कितने ग्राम के बराबर होगा, बस एक एक नियम से सोल्व कर लेना है। कितने बराबर होगा, 1 मोल डिवाइड बाय 2 ग्राम ऑफ H2 इंटू 10 ग्राम ऑफ H2, जो एक एक नियम से हम लोग करते हैं। इस वाले यूनिट से ये वाला यूनिट कट गया, इस वाले यूनिट से ये, इसको पहले मिटा देते हैं। यूनिट में क्या बचा, मोल बचा, 2 से 5 बार, यानी कितना आ गया, 5 मोल। अब समझ में आ गया। यानी जो फॉर्मूला हम लोग लगा रहे थे, इसको ध्यान से देखो, ये जो ऊपर 10 लिखा है ये क्या है, ये गिवन मास है, ये क्या है, गिवन मास है। और नीचे क्या है, ये जो 2 दिया ये क्या था, मोलर मास था। इसलिए हम लोग क्या लिख देते हैं, डायरेक्ट n बराबर गिवन मास बटावा मोलर मास, इससे हम लोग मोल निकाल लेते हैं। ये एक तरीका हुआ। और ये जो चार्ट है, इस चार्ट को एक बार याद कर ले तो अब किसी भी तरह से कन्फ्यूजन नहीं होगा, आप आसानी से हर चीज़ को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इसी चार्ट से। मान लो कि अब हम मोल दे दिया, अब आपको निकालना है, जैसे 44 मोल ऑफ CO2, 44 मोल ऑफ CO2, हाउ मैनी वेट रिक्वायर्ड, मतलब 44 मोल ऑफ CO2 बनाने के लिए हमको कितना वेट चाहिए, कितना CO2 का कितना वेट चाहिए। तो पहले इसका मोलर मास निकालते हैं। तो CO2 का मोलर मास क्या होगा, 12 प्लस 32, तो कितना हो जाएगा, 2 2 4, 2 और 2 4 3 1 4, 44 ही आ जाएगा, 44 ग्राम पर मोल। यानी हमको एक मोल में कितना ग्राम हो रहा है, एक मोल ऑफ CO2 में कितना ग्राम चाहिए हमको, 44 ग्राम चाहिए। 44 ग्राम हमको क्या चाहिए, 44 ग्राम ऑफ CO2 चाहिए, है ना, तब जाके एक मोल के बराबर होगा। तो 44 मोल में, 44 मोल ऑफ CO2 में कितना हमको, 44 मोल ऑफ CO2 में क्या होगा कि 44 मोल ऑफ CO2 में कितना ग्राम CO2 का चाहिए, यहाँ पे निकल जाएगा आराम से। 44 मोल है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 44 ग्राम ऑफ CO2 डिवाइड बाय 1 मोल ऑफ
1 मोल ऑफ CO2 इंटू 44 मोल ऑफ CO2, जो ये एक एक नियम का सवाल, जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, एक एक नियम का सवाल, उसके हिसाब से 44 मोल CO2 से 44 मोल यूनिट कट गया, ये यूनिट को हटा दिए। अब देखो 44 और ये 44 गुणा हो जाएगा, यानी 44 इंटू 44 और 1 का भाग तो वैसे ही जाएगा, 44 ग्राम ऑफ CO2, यानी इतना ग्राम चाहिए, इसको गुणा कर लो 44 इंटू 44, 7 1 8 1 9 9, क्या हो गया 1936 ग्राम ऑफ CO2, यानी इसको 44 मोल बनाने के लिए हमको कितना चाहिए 1936 ग्राम ऑफ CO2, इतना मतलब CO2 चाहिए, तब जाके वो 44 मोल पूरेगा। इस तरीके हर तरह के सवाल पूछ सकते हैं। अगर गैस की बात करें तो उसको लीटर, अगर वॉल्यूम दे दें कि 24 लीटर या 11.2 लीटर में कितने मोल होंगे, तो 0.5 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग इसी इक्वेशन से, इसी समीकरण से हम लोग सारे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये लेक्चर समझ में आया होगा, और ऐसे डिफरेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, उससे समझ में आ जाएगा। तो आज के लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं, और कल जो नए लेक्चर में हम लोग नए टॉपिक के साथ आएंगे अच्छे से।